Assalamu alaikum. First year, we had started the first chapter of occupational health, safety and environment जो कि रिलेट करता था इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। और इसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किए थे वो एक था इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी एंड हाउस कीपिंग एंड सेकेंड वन था इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंस्टीट्यूट, वर्कशॉप्स और लैब्स। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दे इंक्लूड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री एंड एक्सीडेंट कॉस्ट। सो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट एज इट safeguards human life. Industrial safety reduces risk to people and processes. अगर हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इंश्योर करते हैं तो हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म के हादसात, खतरात और हैज़र्ड से बचा लेते हैं। एंड ऑल्सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट maintaining a safe and healthy working environment is not only an important human resources issue, it's the law कि आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ रखना, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना, सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना, वो सिर्फ इंसानी वसाइल की ज़रूरत नहीं है या उससे रिलेट नहीं करता है, बल्कि ये एक लॉ भी है। Health and safety is the key factor for all the industries in order to promote the wellness of employers. All the industries do have safety risk, but ये management की responsibility होती है कि they should devote their time to think and strategize the things that what safety precautions are required in their company. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपने वर्कर्स को और अपनी इंडस्ट्री को या कंपनी को मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात से या हैज़र्ड से बचा सके। तो इस सिलसिले में अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। There are many workers or employees who doesn't bother about their surrounding hazards. तो ये आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर कराए वर्कर्स को कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरात, चाहे वो मशीनों से रिलेट करें, चाहे वो उनके साथी वर्कर्स की केयरलेसनेस की वजह से रिलेट करें, तो उसके बारे में आपके जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर किया जाए कि आपके इर्द गिर्द आपकी वजह से या आपकी मशीन या प्रोसेसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से किस किस्म के रिस्क या हैज़र्ड्स जो हैं एसोसिएट करते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को और अपने साथी वर्कर्स को बचाना है। सेकंड वन है रिड्यूस द वर्क प्लेस स्ट्रेस। Stress to any employee or any co-worker can lead into depression and concentration problems. स्ट्रेस की वजह से आपके जो वर्कर्स हैं वो अपने काम पे उस तरह से फोकस नहीं रख सकते, और जो मेन रीजंस होती हैं स्ट्रेस की दैट इंक्लूड एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, excess of work, insecurity of jobs या conflicts with other co-workers या boss of the organization. So ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक वर्कर के काम करने की टाइमिंग्स को देखे, उसके रवैयों को, बिहेवियर को नोट डाउन करे, अगर कोई इश्यूज हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इन द वर्कर्स या फिर बॉस और उसके वर्कर्स के दरमियान में, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करें ताकि वर्कर अपने काम की तरफ ध्यान दे सके और वर्क प्लेस पे मौजूद स्ट्रेस या एंग्जाइटी या किसी किस्म की जो बेचैनी हो उससे अपने आप को बचा सके और पूरी तवज्जो जो है वो अपने काम की तरफ दे सके। थर्ड वन है यूज टूल्स अप्रोप्रिएटली। It is the responsibility of the management regarding their workers to take appropriate precautions while using machinery or any other tool. इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर में भी और उससे पहले क्लास में भी बताया था कि आपका जो टूल जिस मकसद के लिए हो उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको हैमरिंग के लिए हथौड़े की ज़रूरत है तो आप उसी का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप स्क्रू ड्राइवर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ द करेक्ट टूल्स एंड रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क प्लेस इंजरी। और इसको इंश्योर कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है कि वर्कर्स जो हैं वो प्रॉपर टूल्स के साथ और प्रॉपर मशीन्स के साथ प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहे हैं। Then comes update supervisor about unsafe conditions.
It is important for the employees to keep updated their supervisor about the hazards or the risks that can occur at workplace. कि आप अपने सुपरवाइज़र को बताएं कि अगर आपको किसी साथी वर्कर की केयरलेसनेस की वजह से या मशीन की किसी ख़राबी की वजह से कोई रिस्क हो, तो आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की ये बनती है कि वो अपने सुपरवाइज़र को उसके बारे में अपडेट करें. एंड मैनेजमेंट शुड बी लीगली ऑब्लिगेटेड to ensure that their employees are working at a safe environment. और ये आपकी मैनेजमेंट की लीगली तौर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए और बनती है कि वो इंश्योर करें कि उनकी कंपनी के वर्कर्स एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. Then comes stay alert. There are many employees who usually ignore the alerts of advance warning, and due to this a number of workplace injuries occur. कि अगर आप काम करने की जगह पर आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए, मुख्तलिफ मशीनों के साथ आपके सेफ्टी अलर्ट्स भी मौजूद होते हैं कि अगर कोई मशीन ख़राबी हो रही है या किसी जगह पे आग लग रही है तो बाज़ औक़ात वो आपके जो अलर्ट्स होते हैं आप उसको इग्नोर कर देते हैं. तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को ट्रेंड करें, इंश्योर करें कि जब इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो कैसे रिस्पॉन्स देना है. एंड सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर. ये नॉर्मली उन वर्कर्स के लिए है दोज हैव अ सिटिंग जॉब. इट इज़ एसेंशियल फॉर देम टू कीप देयर पोस्चर करेक्ट. लेकिन इसके साथ साथ आपके जो किसी मशीन पर काम करने वाले वर्कर हैं तो उनका भी पोस्चर उनको एक्सेस होना चाहिए. अपने जिस भी जॉब पे वो काम कर रहे हैं कि वो उनकी नज़रों के सामने हो, उनकी बॉडी के साथ लेवल्ड हो और वहाँ पे सही लाइट मौजूद हो, उनका अपना जॉब जो है वो प्रॉपरली नज़र आ रहा हो. चलती हुई मशीन जो है स्पेशली उसमें उनको क्लियरली पता हो, मूविंग पार्ट से अपने आप को बचा सके या कर सके. तो ओवरऑल बॉडी पोस्चर जो है किसी भी काम में, वर्किंग पोजीशन में, चाहे वो आप बैठ कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी मशीन पर कर रहे हैं, तो वो आपको उसका ध्यान रखना है. एंड मैनेजमेंट शुड इंश्योर कि वर्कर्स जो हैं वो सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं. एंड लास्ट थिंग, वियर राइट सेफ्टी इक्विपमेंट. It is essential for all the employees to wear the right safety equipment, जिनको हम PPEs भी कहते हैं, Personal Protective Equipment Tools, during the work. और ये आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. आपके कोई सेफ्टी ग्लासेस हो सकती हैं, आपके ग्लव्स हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव बूट्स हैं, एयर प्लग्स हैं. तो ये एम्प्लॉयज़ की भी जिम्मेदारी है कि ड्यूरिंग द वर्क वो अपने सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करें एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स को वेयर करें. एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर कराए कि आपका वर्कर ड्यूरिंग वर्क जो है वो प्रॉपर PPEs का इस्तेमाल कर रहा है. सो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में विद इन एन इंडस्ट्री और विद इन अ कंपनी के वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को इंश्योर कराए, जिसके लिए उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं. इसके साथ साथ हर इंडस्ट्री की अपने भी सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको अगर हम वन बाय वन देखें तो प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ लाइफ. ये किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी वर्किंग प्लेस पर फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस वो है कि अपने वहाँ के वर्कर्स की ज़िंदगी को बचाया जाए किसी भी तरह से. अगर उनको मशीनरी से कोई रिस्क या हैज़र्ड है तो मशीनरी का सही इस्तेमाल, उसकी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल. अगर साथी वर्कर्स की वजह से कोई रिस्क है तो उसके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना. वर्कर की अपनी पर्सनल जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कोई अगर इंजरी या रिस्क हो सकता है तो उससे बचाव की तदाबीर अख्तियार करना. ये तमाम की तमाम जो हैं ये इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ देयर वर्कर. देन कम्स eliminate accidents.
तो इट इज़ नीडेड टू एलिमिनेट एक्सीडेंट्स कॉजिंग, जिसकी वजह से आपका वर्क स्लो डाउन हो सकता है, आपकी प्रोडक्शन लॉस हो सकती है, आपकी कंपनी जो है वो बैड उसका रिकग्निशन हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर मौजूद एक्सीडेंट्स को कम से कम करना या बिल्कुल ख़त्म करना, ये किसी भी इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स में या मकासद में होता है कि वो इस तरह से अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिज़ाइन करते हैं जिस तरह से उनके प्रोसेसेस होते हैं या मशीनरी होती है, और उस मशीनरी की वजह से जिस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। रिड्यूसिंग हैजर्ड, कि सिर्फ एक्सीडेंट्स को ख़त्म नहीं करना होता है, बल्कि जो वहाँ पे उनकी वजह से होने वाले किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपको कोई ख़तरे का जो अंदेशा होता है उसको भी कम से कम करना, मिनिमाइज करना, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सिर्फ एक्सीडेंट से बचाव नहीं करते बल्कि उस एक्सीडेंट की वजह से जो ख़तरात होते हैं कि आपका वर्कर का ध्यान पहले से ही हो कि अगर इस मशीनरी पे काम करना मेरे लिए सेफ नहीं है, तो उसको इससे बचाने के लिए भी जो है आप ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है अपनी सेट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। देन बेटर ह्यूमन रिलेशंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मकासद में सिर्फ वर्कर्स को मशीनों से या हादसा से बचाने का मकसद नहीं होता है, बल्कि इट ऑल्सो इंश्योर अ बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात हों इस तरह से, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ किसी एक वर्कर या किसी एक डिपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। इट डिपेंड्स बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द वर्कर्स एंड द डिपार्टमेंट्स। तो जब आपका वर्कर्स का आपस में या डिपार्टमेंट्स का आपस में अच्छा रिलेशनशिप होगा तो वो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोराल बेहतर होगा, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी काम के एतबार से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी वजह से आपका जो सेफ्टी प्रोडक्शन हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में सिर्फ हादसा से बचाव की तदाबीर पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि काम करने वाले वर्कर्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है और उन मकासद को भी पेश नज़र रखा जाता है। देन इंक्रीज प्रोडक्शन, और ये आपका ओवरऑल इन सारे जो सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी लॉस ऑफ लाइफ और प्रिवेंटिंग और एलिमिनेटिंग द एक्सीडेंट्स और हैजर्ड्स या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर करना, इन तमाम का एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। जब आप सारे सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से अचीव कर लेते हैं या फॉलो कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की क्वालिटी में इजाफा होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रेट जो है उसमें इजाफा होता है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। ये आपके फ्यू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई भी इंडस्ट्री इंश्योर कराती है या फॉलो कराती है और इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्री, के एक्सीडेंट में ये हादसात की इकसाम कौन कौन सी हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्री। वन बाय वन अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है नियर एक्सीडेंट। Any accident with no damage or injury is called near accident. ऐसा कोई भी हादसा जिसमें किसी भी किस्म का नुकसान ना हो या चोट ना लगे तो वो नियर एक्सीडेंट कहलाता है। यानी होने लगा था ये नुकसान या ख़तरा लेकिन हुआ ना हो, कोई नुकसान, कोई इंजरी, कोई चोट ना लगे तो वो आपका नियर एक्सीडेंट कहलाता है। Then comes a trivial accident. Any accident with very less damage is called trivial. कि जिसमें बहुत कम नुकसान हो वो आपका ट्राइवियल एक्सीडेंट कहलाता है। उसके बाद थर्ड वन है माइनर एक्सीडेंट। इट इज़ एन एक्सीडेंट विद डैमेज एंड इंजरी मोर देन ट्राइवियल, कि जो आपका ट्राइवियल में बहुत माइनर सा नुकसान हो रहा था उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा नुकसान होता है या कोई चोट लगती है तो वो आपका माइनर एक्सीडेंट कहलाता है। फोर्थ वन है सीरियस एक्सीडेंट। Any accident with heavy damage and a lot of injury is called serious accident. यानी ऐसे कोई भी हादसा जिसमें भारी नुकसान होता है या बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो वो आपका सीरियस एक्सीडेंट कहलाता है। और लास्ट वन है फेटल। इट इज़ एन एक्सीडेंट विद वेरी हैवी डैमेज, देयर मे बी लॉस ऑफ लाइफ, के
वो हादसा जिसकी वजह से आपका कोई जानी नुकसान हो जाता है या किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो इनको फेटल एक्सीडेंट्स बोला जाता है। सो अगेन अगर हम गो थ्रू हों तो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी भी किस्म का नुकसान या चोट नहीं होता, लेकिन आपको एक दफ़ा से ये खदशा या अंदेशा हो जाता है कि इसकी वजह से ये नुकसान हो सकता था, वो आपका नियर एक्सीडेंट कहलाता है। फिर आता है आपका ट्राइवियल एक्सीडेंट, यानी कि वो एक्सीडेंट जिसमें माइनर सा चोट आ जाए, यानी आपको हल्का सा कोई कट लग जाए, तो वो आपका ट्राइवियल एक्सीडेंट कहलाता है। उसके बाद है आपका नंबर 3 पे माइनर एक्सीडेंट, यानी आपका अब कट से ज्यादा अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा कट लगा है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको 1-2 दिन छुट्टी करनी पड़ जाए या वर्कर को 1-2 दिन छुट्टी करनी पड़े, तो वो आपका माइनर एक्सीडेंट है कि चोट लगी है लेकिन बहुत कम से थोड़ी ज्यादा है कि आपका 1-2 दिन के लिए काम आपको रोकना पड़ गया है। और सीरियस एक्सीडेंट्स में हो सकता है कि आपके कोई फ्रैक्चर हो गया हो, आपकी मशीन इस तरह से खराब हो गई हो कि वो आपका हफ्ते 10 दिन के लिए काम रोकना पड़ जाए, तो ये आपके सीरियस एक्सीडेंट्स में कंसिडर किया जाता है। कि लास्ट जो आपका फेटल एक्सीडेंट्स है, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से वर्कर्स की जान भी जा सकती हो, तो वो आपका फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। ये तो आपके थे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स के एक्सीडेंट्स की इकसाम किसी भी इंडस्ट्री में कौन कौन सी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्री के, ये जो एक्सीडेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। फर्स्ट वन है फॉल्टी इंस्पेक्शन, यानी अगर आपने मशीन को चलाने से पहले उसका सही तरह से उसकी इंस्पेक्शन नहीं की है, आपने जस्ट ऑन ऑफ देखा और मशीन को अपना काम देखा और मशीन को स्टार्ट कर दिया, तो इंडस्ट्रीज में कई एक्सीडेंट सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की जाती है काम करने वाली जगह की या काम करने वाली मशीन की। तो वो छोटा मोटा जो माइनर सा भी उसमें मौजूद होता है फॉल्ट, वो उसकी वजह से आप किसी भी एक्सीडेंट की वजह जो है वो बन सकता है। देन इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी एक कॉमन कॉज होता है कि हम इंडस्ट्रीज में मोस्टली एम्प्लॉयज की एबिलिटी को नहीं देखते हैं कि वो आया इस मशीन पर काम कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं। हर वर्कर हर काम के लिए मौजू नहीं होता है। बाज वर्कर्स आपके वो मशीन शॉप में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बाज वर्कर्स वेल्डिंग शॉप में अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि बाज एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके वुड वर्क शॉप में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपका जो वुड वर्कशॉप का एम्प्लॉय है उसी को आप जो है बाकी 2 जगह पे भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। इसकी वजह से भी आपके एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में कॉमन कॉज है ये कि आपका एम्प्लॉय की वो एबिलिटी नहीं होती है उस मशीन पर काम करने की या उस जगह पर काम करने की, और आप उससे वो काम ले रहे होते हैं। देन कम्स पुअर डिसिप्लिन, और कि अगर आप जो है इसमें आपका मैनेजमेंट का इशू भी आ जाता है कि काम करने की जगह पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को इंश्योर कराना, कि एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड जो है वो जो है बहुत कैजुअल ना हो, वो प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे में तरतीब के साथ काम कर रहे हों, अपना काम करने के बाद अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में वापस अपनी जगह पे रख के भी जाएं, यानी प्रॉपर हाउस कीपिंग को भी इंश्योर करें। तो अगर इन चीज़ों को इंश्योर नहीं किया जाता, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जाता ड्यूरिंग वर्क, तो ये आपकी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स की वजह हो सकता है। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये आपके एम्प्लॉयज पे भी आ जाता है कि अगर ड्यूरिंग वर्क जरूरी नहीं है कि एक आदमी 10 साल से एक ही मशीन पर काम कर रहा है तो वो समझेगा कि मैं इतना एक्सपर्ट हूं और वो अपने काम की तरफ ध्यान ना दे। चाहे आपने अभी नई मशीन पे काम स्टार्ट करें, चाहे आप 10 साल पुराने काम कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग वर्क यू हैव टू पे फुल कंसंट्रेशन टू योर वर्क। आपकी पूरी तवज्जो अपने काम पे होनी चाहिए। उस दौरान में साथी वर्कर्स के साथ बातचीत या मशीन चलती हुई मशीन को छोड़ के चले जाना कि इतने टाइम के बाद आके बंद कर लेंगे, इस तरह का जो एटीट्यूड या बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए। आपको काम को फुली कंसंट्रेशन के साथ, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करना चाहिए। एंड लास्ट वन जो है वो अनसेफ प्रैक्टिस है कि अगर आपने उस पे वो अगर आपने इंश्योर नहीं किया है, यानी किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसके बारे में पूरी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपको पता होना चाहिए कि इस मशीन से किस किस्म के हादसात हो सकते हैं और उनसे बचाव के लिए किस किस्म की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बाज़ मशीनें हैं जिनके इर्द गिर्द सेफ्टी गार्ड्स की ज़रूरत होती है, बाज़ मशीन है जहाँ पे इमरजेंसी स्विच भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में नो हाउ अगर नहीं की है, आपने अनसेफ प्रैक्टिस की है, एहतियात नहीं की है और काम स्टार्ट कर दिया है, तो ये आपकी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स की वजह हो सकता है।
ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं इनके बारे में कहा जाता है कि 98% ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू दीज रीजंस। तो ये छोटी छोटी वजूहात हैं लेकिन ये आपके बहुत बड़े हादसात की वजह बन सकती हैं। सो इट शुड बी इंश्योर्ड विद इन एन इंडस्ट्री कि आप इन रीजंस को जो है अंडरस्टैंड करें, इनके बारे में या इनसे बचाव के लिए प्रॉपरली जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो डिजाइन करें। तो ये जर्नल जो थे बताए गए थे, इन्हीं कॉजेज को फिर 3 बेसिक टाइप्स में डिस्क्राइब कर दिया जाता है या ग्रुप्स में कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है जो आपके एक्सीडेंट्स की वजह बन सकते हैं। फर्स्ट वन है आपके ह्यूमन कॉजेज के इंसानी वजूहात हैं। सेकंड वन आपके एनवायरमेंटल कॉजेज के काम करने की जगह का जो माहौल है उसकी वजह से किस किस्म के हादसा हो सकते हैं। एंड थर्ड वन जो है वो आपके मैकेनिकल कॉजेज दैट रिलेट्स टू मोस्टली जो है मशीनरी वगैरह से रिलेट करते हैं या टूल से रिलेट करते हैं, तो उनकी वजह से आपके कौन कौन से हादसा हो सकते हैं। तो वन बाय वन अगर हम इनको देखें, फर्स्ट वन ह्यूमन कॉजेज हैं कि इंसान की वजह से किस किस्म के हादसा जो हैं हो सकते हैं, या उनमें फर्स्ट अगर देखें वर्किंग ऑन अनसेफ इक्विपमेंट, कि अगर आपका वर्कर एक अनसेफ इक्विपमेंट पे काम करता है तो वो हादसे की वजह बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी वर्कर काम करने से पहले उस इक्विपमेंट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले। इस बारे में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। या थोड़ा बहुत जो आपको सुपरवाइज़र ने या आपके लैब टेक्स ने बता दिया तो उसी पे काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको कुछ भी उसके बारे में इनसिक्योरिटी है, पूरी मालूमात नहीं है, तो किसी भी मशीन पर काम करने से पहले उसकी तमाम मालूमात, उसको ऑन ऑफ करने के स्विच, उससे रिलेटेड जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उनसे बचाव के लिए क्या तदाबीर करनी चाहिए, क्या एक्शन आपने लेने हैं, इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना। अदरवाइज इट वुड बी द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट जो कि आपकी इंजरी या चोट की सूरत में या किसी भी नुकसान की वजह बन सकता है। देन है ऑपरेटिंग मशीन्स विदाउट नॉलेज। वो इसी में आ रहा होता है कि एक तो ये कि या तो आप देखते हैं फर्स्ट वन में कि इक्विपमेंट मशीन मौजूद थी लेकिन उसके साथ कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो सेफ्टी टूल्स नहीं थे, तो फिर भी आप कहते हैं कि चले काम स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड वन वही है कि आप अपनी मशीन उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले लें कि इस मशीन पर काम करने से किस किस्म के हादसात या खतरात हो सकते हैं और उनसे बचाव के लिए क्या क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। थर्ड वन है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये आपका एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल इशू भी आ जाता है कि बाज़ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी काम करते हैं, सेकंड शिफ्ट में भी काम कर रहे होते हैं, तो इंसान की एक लिमिट होती है अपने काम को फुल कंसंट्रेशन के साथ या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करने की। तो ये मैनेजमेंट का भी काम है, इंडस्ट्री का भी काम है कि वो अपने वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को मैनेज करे और उनको देखे कि कोई वर्कर जो है वो मैक्सिमम जो नॉर्मली जो रूटीन चल रही होती है 8 वर्किंग आवर्स होते हैं कि 8 घंटों से ज़्यादा एक इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। तो ये ह्यूमन एरर बनता है या ह्यूमन कॉजेज बनते हैं कि अगर कोई वर्कर्स ज़्यादा टाइम पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में या सुबह से शाम की जॉब कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके काम करने की क्वालिटी जो है वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं। वर्किंग विद मेंटल वरीज, तो ये एक ह्यूमन एरर है कि आपका जो वर्कर है मे बी वो किसी न किसी किस्म की मेंटल उसको परेशानी हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो उसको अपने साथी वर्कर्स की वजह से हो, चाहे वो उसको अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से हो। तो ये आपका वो जिसकी वजह से वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकता, फुली कंसंट्रेट नहीं कर सकता और किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की कंडीशंस के बारे में नो हाउ रखें और जो भी उनकी इस तरह की वजूहात हैं या कोई भी आपको नज़र आता है कि एक वर्कर जो है पहले ठीक काम कर रहा था लेकिन अब उसके काम में कोई ना कोई आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, केयरलेसनेस नज़र आ रही है, तो उसकी रीजंस जानने की कोशिश करें और उन रीजंस को दूर करने की कोशिश करें। अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन एन सीवियर एक्सीडेंट, इसकी वजह से आपको कोई भी सीवियर एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। देन लास्ट, नॉट यूजिंग पीपीईज।
ये भी होता है कि हम काम करने की जगह पर बाकी अपने प्रिकॉशंस को देख रहे हैं कि मशीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, उनके बारे में फुली इन्फॉर्मेशन ले ली है, हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वर्कर हर लिहाज से ठीक है। लेकिन अगर वो PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है तो ये भी हादसात की वजह बन सकता है। वर्कर को पता होना चाहिए कि किस मशीन पर या किस इंडस्ट्री में काम करते वक्त उसको किस तरह की जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अदरवाइज जो है ये आपका हादसा की वजह बन सकता है। तो ये आपके 5 बेसिक जो रीजंस हैं जिनकी ह्यूमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपके हादसा जो है वो हो सकते हैं और जिनसे बचाव के लिए आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिज़ाइन करना है। देन हम देखें अगर एनवायरमेंटल कॉजेज के काम करने वाली जगह पर ऐसे कौन से जो कॉजेज हैं या वजूहात हो सकती हैं जो कि एक्सीडेंट्स का बायस बन सकती हैं। फर्स्ट वन है वर्किंग एट इम्प्रॉपर टेम्परेचर, कि हो सकता है कि वर्कर्स आर वर्किंग एट इम्प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से कॉजेज द फटीग टू द वर्कर्स, कि आपके वर्कर्स जो हैं अगर कंटिन्यूसली जो है किसी ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको मुसलसल या तो हरारत या ज़्यादा दर्जा हरारत फील हो रहा है या कम दर्जा हरारत फील हो रहा है या कहीं पे नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स को थकावट का शिकार भी करते हैं, उसकी हेल्थ को भी मुतासर करते हैं और जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। देन पुअर प्लांट लेआउट, किसी भी इंडस्ट्री का लेआउट जो है वो आपका प्रॉपर प्लेसमेंट होती है कि मशीनों को किस जगह पर रखा जाए, वर्कर्स के गुजरने के रास्ते कौन कौन से हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पर हैं, आपने वेंटिलेशन का निज़ाम कहाँ पर प्रोवाइड करना है। ये सारी जो सहूलियात होती हैं या फैसिलिटीज़ होती हैं विद इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट और विद इन एन इंडस्ट्री, उनको डिज़ाइन करना जो है वो प्लांट लेआउट कहलाता है। जैसे आप किसी भी लैब में जाते हैं तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका लेआउट का होता है कि कौन सी मशीन कहाँ पर पड़ी है। तो अगर आपका जो लेआउट है किसी भी इंडस्ट्री का वो अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल कि किसी वर्कर को एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये आपका पुअर प्लांट लेआउट में शुमार होता है कि इंडस्ट्री का लेआउट अच्छा तैयार नहीं किया गया। एक अच्छे लेआउट का बुनियादी मकसद ये होता है कि कम से कम मूवमेंट के दौरान अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाए। ये भी एक आपका एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है कि इंडस्ट्री की जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉपरली जो है डिज़ाइन उसको नहीं किया गया जो कि वर्कर्स को अच्छे तरीके से काम करने में मददगार हो, तो वो आपका कॉज एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। देन इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन, के प्रॉपर अगर लाइटिंग का निज़ाम नहीं है, अब अगर वर्कर जो है किसी मशीनरी पर काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको प्रॉपर लाइट्स नहीं मिल रही हैं तो उसकी काम की क्वालिटी मुतासर हो सकती है या वो किसी भी किस्म का हादसे की वजह बन सकता है। और वेंटिलेशन के बाद ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कंटिन्यूसली जो है हैजर्डियस गैसेस जो हैं वो रिलीज हो रही होती हैं, तो वर्कर्स को आहिस्ता आहिस्ता सांस के प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो अगर सही तरीके से सांस नहीं ले सकते तो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जो है एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं। तो ये आपके एनवायरमेंटल कॉजेज थे कि काम करने की जगह पर वो तमाम सहूलियात मैसर की जाएं जिसकी वजह से वर्कर जो है वो अपना काम ध्यान के साथ कर सके, अदरवाइज ये जो है किसी भी किस्म के एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। देन मैकेनिकल कॉजेज जो कि आपके मोस्टली मशीनरी या इक्विपमेंट या टूल से रिलेटेड होते हैं। कंटिन्यूड यूज ऑफ पुअर मेंटेन्ड इक्विपमेंट, कि ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल करना या ऐसे आलात का इस्तेमाल करना जो कि अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किए गए थे। हो सकता है कि कोई टूल जो है वो आपका, जैसे आपके हैक्सॉस वगैरह होते हैं, उनका ब्लेड जो है वो ब्लंट हों, अच्छे ना हों, या इसी तरह के कोई और टूल्स हैं कि वो प्रॉपर हालत में नहीं है। बास टूल्स होते हैं या मशीनरी होती है जिसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, अगर वो ना की जाए तो उनकी जो उनका काम करने की सलाहियत जो है वो मुतासर होती है। तो ये जो है आपका मशीनरी या मैकेनिकल कॉजेज से रिलेट होता है कि उसकी वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। देन कम्स टू द यूज ऑफ अनसेफ मशीन्स एंड प्रोसेसेस, कि आप ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें या ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपर सेफ नहीं है, उनके साथ प्रॉपर सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है या उनके साथ इमरजेंसी जो अलर्ट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका हादसा की वजह बन सकता है। देन इम्प्रॉपर मटीरियल हैंडलिंग,
ये भी एक मेन वजह होती है आपकी कि अगर आप मटेरियल हैंडलिंग को यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए प्रॉपर उसका तरीका इख्तियार नहीं कर रहे हैं, भारी चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि आप हाथों में उठाएं या प्रॉपर एक वे में उठाएं, तो ये जो है अगर आप मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो ये आपके सीरियस एक्सीडेंट्स की वजह जो है वो बन सकता है। फिर नेक्स्ट अब हम जो अपना हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट कॉस्ट। एक्सीडेंट कॉस्ट में अगर आप किसी भी हादसे की वजह से आपका कोई वर्कर जो है वो बीमार होता है तो वो जो आपको उस अरसे के लिए उस पे उसकी बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता है या फिर उस वर्कर के बीमार होने की वजह से आपके प्रोडक्शन जो है वो रुकती है, तो उसमें जो डिले आता है और जो पे करना पड़ता है ये शामिल होता है कि आपके हादसे की वजह से हादसाती लागत जो है उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट कॉस्ट जो है जो वो 3 उस पर डिवाइड किया गया होता है कि उन पर इसका असर हो रहा होता है हादसाती लागत का ऑन द ओनर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो मालिक होता है कंपनी का उस पर, ऑन द वर्कर आपके जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके पर, और ऑन द सोसाइटी कि आपकी जो मुआशरा है उस पर इस एक्सीडेंट कॉस्ट का क्या असर हो रहा होता है। ये आपको 3 उसमें डिवाइड किया जाता है आपकी एक्सीडेंट कॉस्ट या हादसाती लागत को। तो अगर हम ओनर को देखेंगे उस पर क्या आता है तो 2 तरह से आपके जो हादसाती लागत है वो कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक सनतों में या इंडस्ट्रीज में जो भी हादसात होते हैं उसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कंपनी ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें जो है उसको 2 तरह से और उसको हर तरह का क्योंकि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। इस केस में उसको 2 तरह से अपने जो है खर्चा आता है उस पर। एक तो आती है डायरेक्ट कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट जो है इसको 3 तरह से हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन पेड टू द वर्कर्स, के हादसे होने की सूरत में वर्कर को आपको पैसा देना पड़ता है। देन कॉस्ट ऑफ मनी पेड फॉर द ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए आपको जो मनी देनी पड़ती है या खर्चा करना पड़ता है वो भी ओनर पे आ जाता है इन डायरेक्ट कॉस्ट की सूरत में। एंड थर्ड वन है कॉस्ट ऑफ डैमेज टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, और अगर कोई मशीनरी खराब होती है कोई टूल्स खराब होता है तो उस पर भी जो खर्च करना पड़ता है वो ओनर पे आ जाता है और वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में शुमार होता है। तो हम डायरेक्ट कॉस्ट को इन तीनों सूरतों में यानी जो वर्कर को पे करना पड़े उस या फिर वर्कर की ट्रीटमेंट पे करना पड़े या मशीनों को ठीक करने पे खर्च करना पड़े, तो इन सब को हम डायरेक्ट कॉस्ट में शुमार करते हैं जो कि आपका मनी की सूरत में या पैसे की सूरत में खर्च हो रहा होता है। फिर आता है आपका एक इनडायरेक्ट कॉस्ट कि जो आपका यानी जब आपका वर्कर बीमार होता है तो जितने अरसे के लिए वो बीमार होगा और टाइम जो है वो ज़ाया होगा तो वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में शुमार होता है। देन इसमें शामिल है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ इंजर्ड वर्कर और कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट बाय अदर एम्प्लॉयज, जो साथी वर्कर्स हैं वो भी उस एक वर्कर की वजह से अगर डिस्टर्ब होते हैं या उनका काम मुतासर होता है, टाइम ज़ाया होता है। देन कॉस्ट ऑफ डिलेज इन प्रोडक्शन, जब वो वर्कर बीमार होता है या उसके साथ के साथी वर्कर्स जो हैं उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और इस दौरान में जो आपका टाइम ज़ाया हो रहा होता है उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है उसमें डिले आ जाता है। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट बाय द सुपरवाइजर्स और द सेफ्टी इंजीनियर्स, जिसकी वजह से रिजल्ट इन द लोअर प्रोडक्शन। आपका एट द एंड जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट में मेन वजह जो होती है जब आपका एक वर्कर बीमार होता है आप उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं तो या उस सारे अरसे के दौरान उस वर्कर की वजह से उसके साथी वर्कर्स जो उसको लेकर जा रहे होते हैं, सुपरवाइजर जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि इस हादसे की वजूहात को जानें और उसको कंपनसेट करें, इस सारे अरसे में आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिले का शिकार हो जाती है, रुक जाती है और वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में शुमार होता है। सो ओनर्स पे जो है एक्सीडेंट कॉस्ट या हादसाती लागत की वजह से 2 बुनियादी फैक्टर्स को उसमें कंसिडर किया गया है। ये एक डायरेक्ट कॉस्ट जो कि आपका बिला वास्ता में आ जाता है, एंड सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट या हिडन कॉस्ट होती है जो कि बिल वास्ता होती है, जो कि बज़ाहिर आपने पैसा खर्च नहीं किया लेकिन जो आपका टाइम लॉस्ट हुआ है उसकी वजह से जो आपकी लागत बढ़ी है तो वो उसमें शुमार होता है।
देन कम्स टू द इफेक्ट ऑन द वर्कर, कि आपका जो वर्कर है उस पे जो है ये अगर हादसा होता है तो क्या इफेक्ट होता है, या हादसाती लागत का क्या असर होता है। उसमें फर्स्ट अगर देखें टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, आपके वर्कर को वक्ती तौर पर या फिर वक्ती तौर पर कोई छोटी मोटी चोट लगी है, या फिर मुस्तकिल तौर पर वो किसी भी, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें सांस की बीमारियां हो सकती हैं, तो वो आपको हो सकता है कि थ्रू आउट द लाइफ फिर वो बीमारी आपके साथ चले, या किसी वर्कर का हाथ कट जाता है, वो थ्रू आउट एक परमानेंट डिसेबिलिटी पूरी जिंदगी के लिए होती है। तो ये आपके वर्कर पे उस हादसे की वजह से इफेक्ट होता है कि वो किसी भी किस्म की मुस्तकिल या वक्ती तौर पे किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। देन लॉस ऑफ लाइफ, ये आपका इफेक्ट हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो वर्कर्स हैं वो इवन अपनी जान से भी जाते हैं। तो अगर इफ़ द वर्कर डाइज हिज फैमिली लॉसेस द अर्नर एंड द कंपनसेशन नेवर इक्वल्स टू हिज अर्निंग, कि अगर कोई वर्कर मरता है तो उसकी फैमिली के अंदर एक कमाने वाले शख्स की कमी हो जाती है जो कि सारी जिंदगी के लिए कंपनसेट उसको नहीं कर सकते हैं। देन लॉस ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, कि अगर किसी साथी वर्कर को इस तरह से कोई चोट लगती है जानी या जिस्मानी या माली, और वो किसी हादसे का शिकार होता है, या इवन किसी वर्कर की डेथ भी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो साथी वर्कर्स हैं उनके मोरल में इफेक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, और वो जो है खुद भी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे होते हैं, तो उनके काम की कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है। देन इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पे किसी भी हादसे की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा होता है। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट, कि जो भी हादसा होता है उसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस जो है उन पे असर होता है, वो आप ज़्यादा महंगी बेच रहे होते हैं ताकि वो जो टाइम ज़ाया हुआ था या जो प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई थी उसको कंपनसेट कर लें। तो इसके लिए सोसाइटी, हादसा इंडस्ट्री में हुआ होता है और सोसाइटी को पे करना पड़ता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट की सूरत में। मोर डिमांड एंड लेसर प्रोडक्ट्स, और जितने अरसे के लिए अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, कोई फैक्ट्री डैमेज होती है या उसका कोई डिपार्टमेंट डैमेज होता है, तो काम जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए रुकता है। तो इस केस में आपकी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की बाहर बढ़ रही होती है, लेकिन आप जो है वो कम प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो ये जो है डिमांड में और इसमें गैप आना शुरू हो जाता है सेल और डिमांड में, कि आप कम चीज़ें बेच रहे हैं लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो मुतासर हो रही होती है। एंड देन कंपनसेशन एक्ट का वो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको पे करना पड़ता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जो कि कंपनसेशन एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। यानी आप अगर उसको किसी भी किस्म का नुकसान हो गया है तो मोस्टली ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज में वो फिर उसको पूछते भी नहीं है, या बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट और ये चीज़ें उनकी जिम्मेदारी नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से वो ख़ानदान जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड कर रहा होता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये आपकी सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट होता है कि हादसा आपका इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो है वो मुतासर हो रही होती है। आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्री में सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को पढ़ा है, एंड देन हमने एक्सीडेंट कॉस्ट या हादसाती लागत जो है उसकी वजह से कौन कौन मुतासर हो सकता है और किस तरह से मुतासर हो सकते हैं उसको देखा था। तो अब आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और आपकी जो असाइनमेंट है ये आपने रिटन फॉर्म में तैयार कर लेनी है। फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के क्या बुनियादी मकासद होते हैं। सेकेंड वन पे जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या हादसा है उनकी इकसाम 5 किस्म की आपको बताई हैं। थर्ड वन जो है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स की वजूहात, वो आपकी ह्यूमन कॉजेज भी हो सकती हैं, आपकी एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकती हैं, आपकी मैकेनिकल कॉजेज भी हो सकती हैं। एंड देन डायरेक्ट कॉस्ट था, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, कि आपकी जो बिलवास्ता लागत है, बिला वास्ता लागत है, उससे क्या मुराद है, और आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है बिल वास्ता या हिडन कॉस्ट जो होती है उससे क्या मुराद है। तो ये आप अपने जो चैप्टर 1 आपको लास्ट लेक्चर में जो है दे दिया हुआ था, तो आप उधर अपने नोट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब आपका चैप्टर 1 जो है सेफ्टी का वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। थैंक यू।